एमडी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी शर्मा। आज हमारे साथ हैं युवा उद्यमी और समाज सेवी जो पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, अशोक त्रिपाठी जी। आज हम उनसे व्यवसाय और राजनीति जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अशोक जी, आपका सबसे पहले तो हमारे टॉक शो में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। अशोक जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगले साल जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आपको अभी से ऐसा कोई क्लियर सीन दिख रहा है कि आने वाला जो परिणाम होगा उसका क्या आपको लग रहा है? परिणाम किस संदर्भ में? लोकसभा का जो चुनाव है वो किस पार्टी की ओर ज्यादा आपको लग रहा है कि इसकी आशंका जीतने की ज्यादा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर आज की जो मौजूदा परिस्थिति है, लगभग 80% सीट भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के पास है जी। और अगर विपक्ष अपने को एकजुट कर लेता है जी चुनाव से कुछ समय पहले, जिससे कि उनके लोग जमीन पे अपनी जमीन तैयार कर सकें, तो हो सकता है कि लड़ाई कुछ कांटे की हो जाए। अन्यथा आज की जो परिस्थिति हमें दिख रही है कि विपक्ष अभी बहुत कमजोर दिख रहा है। कहने को कुछ कहें, वास्तविकता ये है। लेकिन हाँ, अगर सारे एकजुट होकर लड़ेंगे तो लड़ाई होगी, कांटे की टक्कर हो सकती है। जैसे पिछली बार एक महागठबंधन हुआ था, उसमें कांग्रेस आई बाहर थी, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का अलायंस हुआ था। अगर इस बार 3-4 पार्टियां जो विपक्ष में मेन भूमिका में हैं, अगर एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में ये आते हैं और एक महागठबंधन का रूप लेता है, तो मुझे लगता है पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अशोक जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा की जो है 80 सीटें हैं, उसमें से कई सारे पे देखा जाता है कि बीजेपी का ही कब्जा है या फिर वो ही शासन करती है। तो ऐसे में जो बाकी की जो पार्टियां हैं, जैसे कि कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई, तो इनकी क्या रणनीति होनी चाहिए ऐसे में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी चीज़ के लिए चुनाव आजकल क्या हो गया, एक तरह से ये मानसिक युद्ध है जी। आजकल के समय का जो चुनाव है, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने वसूलों सिद्धांतों पर चुनाव लड़ते हैं जी। दिखावेपन का चुनाव हो गया है जी। तो अगर विपक्ष जो है अपनी प्लानिंग प्रॉपर करेगा, प्रिपरेशन प्रॉपर करेगा, प्रेजेंटेशन अच्छे से करेगा, तो परिणाम अच्छा होगा जी। अगर उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी तो, क्योंकि होता क्या है कि सामने वाले के पास AK-47 है और आप चले हैं राइफल से चुनाव लड़ने .303 से, जो आउटडेटेड वेपन है। मतलब इट इज एन एग्जांपल ओनली। तो मुझे लगता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष को मानती है, उनकी तैयारी है, विपक्ष को भी उतनी ही बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। अशोक जी, आजकल जो विपक्ष होते हैं वो ज्यादातर अपने वोट बैंक को बचाने में ज्यादा कोशिश करते हैं, सीट जीतने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा सवाल आपने किया, बहुत सुंदर सवाल है ये। होता क्या है, विपक्ष इस समय डिफेंसिव चलता है कि हमारे पास जो है वो हम ना खो दें जी। Whereas भारतीय जनता पार्टी जो है वो अटैकिंग मोड पे चलती है जी। तो उसके बाद जो है वो है बाकी छीन के लाने का प्रयास करती है और सफल हो जाती है। विपक्ष सोचता है जो हमारा है वही बचा रहे जी। और मुझे लगता है कि जात पात से ऊपर अब राजनीति व्यक्ति को करनी चाहिए, चाहे वो पार्टी हो, चाहे कैंडिडेट हो, चाहे इंडिविजुअल मतदाता हो। जब तक उसके ऊपर नहीं उठेंगे हम, अगर आप अपने को एक सीमित दायरे में रखेंगे कि नहीं हमारी एक इस स्पेसिफिक समाज की पार्टी और हम वहीं तक अपने को केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं, ये मतदाता हमारा है, जैसे समाजवादी पार्टी, एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ। आम जनमानस में एक चर्चा रहती है कि एक MOI फैक्टर चलता है, यादव एंड मुसलमान का कॉम्बिनेशन होता है। अब होता है कि बाकी OBC में, फॉरवर्ड क्लास में, अदर्स में एक मैसेज चला जाता है। हो सकता है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा संदेश ना देते हों, लेकिन जो जनमानस में चर्चा रहती है कि ये 2 समूह की पार्टी है, 2 बिरादरी की पार्टी है, तो उससे उनका नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। अरे भाई, वो तो आपका अगर है तो है, आपको दूसरों को भी अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा। तो इससे ऊपर उठ के राजनीति करनी चाहिए। अशोक जी, जैसा कि आप है कि पूर्वोत्तर की जो राजनीति है उसको बहुत करीबी से जानते हैं, तो एक सवाल ये है कि पूर्वोत्तर की जो राजनीति है और उत्तर भारत की, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उसमें सबसे बड़ा अंतर आपको क्या दिखाई देता है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा अंतर जो हमें लगता है, जो मैं महसूस करता हूँ, उत्तर प्रदेश पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, 7 राज्य हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम को इंक्लूड कर लीजिए आप। ये आसाम को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी जितने राज्य हैं सब छोटे छोटे राज्य हैं। कहीं 1 सांसद, कहीं 2 सांसद, कहीं लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1, इस तरह का उनका कॉम्बिनेशन है। अब होता क्या, उत्तर प्रदेश अपने में एक बहुत बड़ा राज्य है जी, जहाँ 80 सांसद अकेले देता है देश को।
तो फर्क आप समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट है, अपनी रिसोर्सेज हैं, अपना रेवेन्यू है, ये दूसरे को फीड कर देता है। देश में बहुत सारा रेवेन्यू हमारे उत्तर प्रदेश का भारत सरकार लेके दूसरे अन्य राज्यों को बांटती है, जिससे हमारे दूसरे प्रदेश चलते हैं। पूर्वोत्तर में अभी इस चीज़ की थोड़ी सी कमी है। ये अंतर, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। और इकोनॉमिक एंगल जो होता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी राज्य की सरकार को बनाने में, बिगाड़ने में, चलने में, सफलतापूर्वक चलने में। अब जैसे अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, आज आप देखिए हर जगह केसरिया फहरा रहा है, लोग कहते हैं ना जी। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो बहुत हद तक केंद्र पे आश्रित है फंड्स के लिए। फंडिंग सारी केंद्र से होनी है जी। तो ये अंतर है। ये एक बड़ा स्टेट है, सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट है, और उनकी जिम्मेदारियां जो है उनका निर्वहन बहुत हद तक केंद्र करता है। अशोक जी, हम सब जानते हैं कि कोई भी पार्टी जो है 10 या 20 सीट जीतकर अपनी सरकार नहीं बना सकती, लेकिन फिर भी जो है सारी पार्टियां यही कोशिश करती हैं, अलग अलग अपने चुनाव लड़ने की घोषणा करती हैं। तो आपको लगता है कि ये जो पार्टियां हैं बीजेपी को जीत का वॉकओवर या फिर मौका दे रही हैं? देखिए ऐसा है, एम्बिशियस होना अच्छा है, इट इज़ गुड टू बी एम्बिशियस, बट कहा गया है इट इज़ इक्वली बैड टू बी ओवर एम्बिशियस। आप महत्वाकांक्षी बनिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षी मत बनिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है उस दायरे में रहकर अगर आप प्रयास करेंगे तो आप सफल होंगे। अभी छोटी छोटी जो पार्टियां बता रहे हैं, विपक्ष में जो विभिन्न पार्टियां हैं, ये सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा हमारा हो, हम प्रधानमंत्री बन जाए। किसी आप 5 रीजनल पार्टीज हो या सरकार के विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं, 5 पार्टी कभी एक होकर के कभी नहीं कहती है कि ये हमारा कॉमन फेस है। ये एक सबसे बड़ी परेशानी और विडंबना है। तो सब इतने ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं कि एक विपक्ष मजबूत विपक्ष दे ही नहीं पाते हैं। अशोक जी, ये जो छोटी पार्टियां होती हैं जैसे कि अपना दल एस हो गया, निषाद पार्टी हो गया, ओपी राजभर पार्टी, तो ये जो पार्टियां हैं छोटी छोटी, ये विधानसभा में क्या कामयाब है और लोकसभा में भी क्या अपने आप को कामयाब दिखा पाएंगी? देखिए, अब अपना दल को आप छोटी पार्टी कह नहीं सकते, वो एक रीजनल पार्टी हो चुकी है। आज उनके 11-12 हमारे अपना दल के और निषाद पार्टी के अच्छी संख्या में विधायक हो चुके हैं, केंद्रीय मंत्री अपना दल की हैं, तो आप उनको छोटी पार्टी तो नहीं कह सकते हैं जी। उत्तर प्रदेश में भी मुझे लगता है 3रे या 4थे नंबर पे अपना दल ऐसे इस समय। हाँ, उनकी पल्लवी जी की जो एक पार्टी है वो जरूर अभी एक छोटी पार्टी है, क्योंकि उनका भी कोई भी उनके सिंबल से विधायक नहीं है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो आधा प्रश्न क्या था आपका अभी? ये जो सारी पार्टियां हैं विधानसभा में अपने आप को कामयाब कर पाएंगी और आगे जाके क्या लोकसभा में भी अपने आप को कामयाब कर पाएंगी? हाँ, देखिए 2 तरह के बातें हैं मैं जो बताऊँ। एक होता है मैच्योर ट्री, एक होता है ग्रोइंग ट्री। ये जो पार्टियां हैं ये अभी उभरती हुई पार्टियां हैं, ये अपनी राजनीतिक पीक को अभी नहीं पहुंची हैं। इनका जो ग्राफ है, जो ट्रेंड है, अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ता जा रहा है। अब जैसे कुछ बड़ी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो अपने पीक पे चली गई थी, वो ढलान पे आ रही हैं। दोनों का फर्क समझिए। इनके तरफ लोग अभी आकर्षित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और जो वहां से लोग बिछड़ रहे हैं, उनको ये है कि हम इसको संजो के रख रहे हैं, ये अब दूसरों को खींच के ला रहे हैं। तो अगर यही रफ्तार रहा इनके विस्तार का, सोच का, और सबसे बड़ा होता है किसी पार्टी का जो नेतृत्व होता है, अगर वेल एजुकेटेड है, उसकी कमांड अच्छी है, जनसंपर्क सही है, उनका अपने कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना सही है, उनको तवज्जो दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक अहम भूमिका तो आगे चल के निभाएंगे। एंड पॉलिटिक्स में मेरा जहाँ तक मानना है, अनसर्टेनिटी से भरी हुई है ये राजनीति। कब किसको किस मुकाम पर पहुंचा दे और किसको कहाँ से ले जाकर कहाँ गिरा दे, कहना बड़ा मुश्किल होता है। ये बिल्कुल इट इज़ लाइक अ चेस गेम। जी अशोक जी, आपको क्या लगता है कि ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां आगे जाके अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत करें कि ये जातीय समीकरण को, जो हमेशा की देखा जाता है कि कोई भी चुनाव जातीय समीकरण पर लड़ा जाता है, तो आपको क्या लगा ये जातीय समीकरण पे चुनाव प्रबल होते हैं या फिर बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पार्टियां इसी समीकरण पे अपना चुनाव लड़ती हैं? मेरी आज तक ये समझ में नहीं आता इसकी वजह क्या है। ये जातीय समीकरण क्यों, इसको क्या इसके बिना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है? हम इसको मानते ही नहीं है। जातीय समीकरण जी पे जो पार्टी बेस करके चुनाव लड़ती है, मैं समझता हूँ उनकी मूर्खता है। देश सबका है, प्रदेश सबका है, इस हिंदुस्तान की एक
एक इंच मिट्टी हर बिरादरी की है, हर व्यक्ति की है, हर मतदाता की है जो इस धरती पे जन्म लेता है, जो देश की रक्षा करता है। उसकी जात पात के नाम पे चुनाव क्यों होना है? चुनाव होता है सरकार बनाने के लिए, सरकार होती है देश चलाने के लिए जी। तो जात पात के आधार पे होना ही नहीं चाहिए। जो जात पात की बात करते हैं, हाँ समीकरण सभी देखते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो वो बिरादरी आएगी ऐसा। अरे भाई, इसके ऊपर क्यों नहीं अपनी जनरेशन को पास ऑन करते हो? हमारा जो अगला भविष्य हो देश का, उसकी इंटरनेशनल लेवल की सोच हो जी। हम उसको क्यों एक गांव के कस्बे के दायरे में सीमित करते हैं उस सोच को? जब जात पात की आप बात करते हैं तो एक सीमित हो जाता है, कम्युनिटी पे आ जाता है, चाहे जितना बड़ा इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो। तो हमें लगता है उसकी मेंटेलिटी को हमें ब्रॉडन करना चाहिए, जिससे उसकी सोच बड़ी हो। हम इसको नहीं मानते इंडिविजुअली। अशोक जी, अगर मैं यहाँ प्रतापगढ़ की राजनीति पर बात करूँ तो देखा जाता है कि राजा भैया, रत्ना सिंह जी और मोती सिंह जी, प्रमोद तिवारी, इन सब का काफ़ी ज़्यादा दखल रहता है। तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ये ऐसा है, इनका जितना अनुभव है राजनीति में, चाहे माननीय राजा भैया हो, माननीय प्रमोद तिवारी जी हो, मोती सिंह जी हो या और कोई नेता हो जी, इन्होंने पूरा जीवन ही अपना राजनीति में दिया जी। उनके सामने अगर कहा जाए तो राजनीति में अभी हम बहुत पीछे हैं अनुभव के दायरे में। बट अब समाज और जनता इससे ऊपर निकल चुकी है। पहले क्या होता था, समाज और मतदाता, उनको लगता था कि राजनीति बस एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बपौती है। अब ऐसा नहीं रहा। आप कुंडा का चुनाव देख लीजिए, इस बार जो परिणाम आया है जी। रामपुर खास का चुनाव देख लीजिए, जो परिणाम आया है। प्रतापगढ़ में जो चेहरे हैं जो आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधानसभा में, लोकसभा में, आप उनको देख लीजिए। पहले कंपटीशन नहीं था, अब पॉलिटिक्स बहुत कंपिटिटिव हो गई है जी। पहले सिर्फ जो आदमी यूपीएससी का एग्जाम देता था उसी को कंपटीशन माना जाता है। बट मेरा मानना है आज के डेट में पॉलिटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, जिसमें आपको बहुत बैलेंस, बहुत डिप्लोमेटिक होकर चलना पड़ेगा इफ यू आर डिटरमिन्ड टू अचीव सक्सेस। जी। अशोक जी, आपको क्या लगता है आम जनता पर ये जो रजवाड़े और इतने बड़े बड़े नेता हैं, इनकी राजनीति का क्या कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है? मैं आपको बताऊं, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। और सबसे बड़ी बात है, मैं नेता वर्ड को ही खारिज करता हूं सिरे से। आपके कभी कभी चीफ एडिटर साहब कहते भी हैं नेताजी, तो मुझे बड़ा दुख होता है। नेता कहीं है ही नहीं है। नेता क्या होता है जी? सब प्रतिनिधित्व करते हैं। जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजती है विधानसभा में, लोकसभा में। जी। वो प्रतिनिधि है कि भाई 2000 आदमी, 2 लाख आदमी पार्लियामेंट विधानसभा में नहीं जाते, उसे लिए वो अपना एक व्यक्ति चुन के भेजते कि आप मेरी आवाज बन के जाओ। वो नेता नहीं है। ये एक आम भाषा में नेताजी आ गए, नेताजी आ गए, मैं तो बिल्कुल इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूँ। मैं एक इंडिविजुअल हूँ। जब एक व्यक्ति एमएलए बन जाता है तो एक इंस्टीट्यूशन हो जाता है, वो नेता नहीं बनता है, वो लाखों आदमी की वॉइस बन जाता है। तो पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं एक मास के। ये एक सिस्टम है, एक हायरार्की है जिसके तहत चलता है। अब ऐसे हो जाएगा डीजीपी और पुलिस जो होता है उसको लोग कहते हैं पुलिस का नेता ही जी। भाई, उसके अंदर में 10,000 पुलिस होती है, दैट में फिर कह देगा ये सरदार ऑफ पुलिस है। सरदार तो फिर एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो गया ना। डकैतों में सरदार होता है, पुलिस में सरदार तो होता नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं आपको। बाकी लोगों से, कुछ लोगों को नेता कह दो, बड़ा एकदम टिप टॉप कुर्ता पैजामा पॉलिश करके आए हुए हैं, जूता पहन के बैठे हुए हैं और लगता है, और अंदर से उतने गंदे हैं। तो अशोक जी, क्या हम ये मान के चले कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है तो आप प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ेंगे? आई बिलीव इन डेस्टिनी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? लेकिन आपका पक्का प्रयास करूंगा मैं। आपसे झूठी बात क्यों कहूं? हमारा प्रयास होगा। बट एज आई सेड, आई बिलीव इन डेस्टिनी। अभी जो यहाँ के सांसद हैं वो जो काम करवा रहे हैं, तो आप उनके कामों से कितना संतुष्ट है? आप जनता से पूछ लीजिए, आप कितना संतुष्ट है? अभी मैं बता तो रहा हूँ, हमारे संतुष्ट असंतुष्ट होने से कोई फायदा नहीं है। आप जनता से पूछ लीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप एक दिन एक बड़ा डिबेट का आयोजन कर दीजिए जिले में, सारे प्रतिनिधियों को बुला लीजिए उसमें। तो प्रतापगढ़ के जो लोकसभा की जो 5 सीटें हैं, हाँ। इसमें आने वाले समय में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपकी आप कौन सी ऐसी योजना है, लेकिन अगर चुनाव लड़ते हैं जो आप जिन पे काम करना चाहेंगे? नहीं, योजना मतलब वो तो योजना तो बनाता है आदमी चुनाव जीतने के बाद कि हमें किस क्षेत्र में काम करना है, या आप पूछना चाह रही है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हाँ, प्रायोरिटीज आप अगर देखी जाए। सबसे पहले जो प्रतापगढ़ की इमीडिएट डिमांड है, मुझे लगता है
क्राइम कंट्रोल होना चाहिए यहाँ का। एडमिनिस्ट्रेशन को जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम में प्रतापगढ़ हमारा जीरो है, बेरोजगारी के नाम पे हीरो है। आप देखिए यहाँ जितना क्राइम होता है, हमारे प्रतापगढ़ के युवा सिर्फ क्राइम के लिए जाने जा रहे हैं जी। आंवला पूरे विश्व का सबसे अच्छा प्रोडक्शन हमारा प्रतापगढ़ देता है। सारे लोग आते हैं, मैंने कई सारे एमपीज एमएलए का इंटरव्यू देखा है, सबने कहा मैं ये करूंगा, इस बार आऊंगा तो मैं वो करूंगा। आज तक एक इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं आई प्रतापगढ़ में। पतंजलि के रामदेव बाबा जी हमारे आंवले को बना के विदेश भेज रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी सरकार से कि सबसे पहले यहाँ प्लांट बैठा दिया जाए, एक इंडस्ट्री बैठा दी जाए, हमारे 1000-2000 युवाओं को वहाँ रोजगार मिल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बिकेगा तो प्रतापगढ़ का अच्छे सेंस में नाम होगा। आज आप किसी से कहिए प्रतापगढ़ का, अच्छा ठीक है, 1-2 लोगों का नाम लेंगे और उसके बाद कहेंगे ठीक है। अशोक जी, आपने रोजगार का जिक्र किया है तो एक सवाल ये है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें क्या फिर से हमेशा की तरह बेरोजगारी और ये शिक्षा और इसी पर मुद्दे ठहरे रहेंगे या इससे आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जो कड़वा सच है चुनाव का। अगर आप अपने घर में हैं और आपके पेट में बहुत दर्द हो रहा हो, आप ग्रसित तो हैं पेट के दर्द से, लेकिन अचानक आपके कोई आके बोले कि यार बगल में ना कत्ल हो गई, तो आप पेट दर्द की दवा नहीं खाएंगे और कत्ल में दौड़कर चले जाएंगे। इस समय जो ये बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं, धर्म के नाम पे भी काफी वास्तविक मुद्दे ये हैं जिसपे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। बट जब देखा जाता है कि ये चुनाव अब इस लाइन पे जा रहा है, तब तक कोई देश में ऐसी घटना हो जाती है। आखिर में लेकिन देखा जाता है कि धर्म के नाम पर ही ध्रुवीकरण के ऊपर चुनाव खेला जाता है। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, पॉलिटिक्स इज अ काइंड ऑफ वार। जिसको जिस चीज सूट करती है वो करता है, जिसको नहीं सूट करती है नहीं करता है। आप एक व्यवसाय मतलब उनमें युवा भी कह सकते हैं, आपको जमीनी नेता भी कहा जाता है, लेकिन मैं आपसे एक पर्सनल सवाल ये पूछना चाहूंगी कि इसमें किस्मत और जो मेहनत है उसका कितना रोल होता है? अगर मैं कहूं आपसे तो किस्मत का ज्यादा रोल दिख रहा है मुझे। तो विधानसभा में 2017 का मैं जब चुनाव लड़ रहा था, तकरीबन 2.5 साल मैंने कोई बर्थडे से लेके क्षेत्र का कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ा जी। एक भी कार्यक्रम मैंने नहीं छोड़ा होगा। अगर मेरे यहाँ 30 निमंत्रण आए होंगे तो मैंने 30 अटेंड किया है जनता में जा करके, समझिए। बट उस समय नोटबंदी हुई, सारा चुनाव नोटबंदी के मुद्दे पे लड़ा गया। हमारे खिलाफ जो व्यक्ति लड़ रहा था 8 दिन पहले टिकट पा के आता है और 8 दिन में आप समझिए इतने बड़े क्षेत्र को कैसे कवर किया होगा वो। तो किस्मत का खेल है। हम बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे, जिन लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट काट दिया, दे गॉट विक्टोरियस ऑन डिफरेंट टिकट्स एंड डिफरेंट पार्टीज। जो जिस पार्टी में गए बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके 8 दिन में टिकट पाए, 8 दिन में माननीय विधायक बन गए एंड दे आर इनटू गवर्नमेंट। और जो आदमी 2.5 साल क्षेत्र की जनता में घूमता रहा, तो आप किस्मत पे ज्यादा यकीन करते हैं? किस्मत की बहुत बड़ी भूमिका है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका राजनीति में निभाता है वो। अशोक जी, आपके जो व्यवसाय हैं तो उनको आप खुद मॉनिटर करते हैं या आपके अंडर में जो कर्मचारी काम करते हैं वो देखते हैं? ज्यादातर कर्मचारी लोग ही करते हैं और ओवरऑल एक एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग तो करनी पड़ती है। आपका जो पूर्वोत्तर में जो व्यवसाय है तो वहाँ पर ऐसी कौन कौन सी सहूलियत या व्यवस्था है जो यहाँ पर आपको नहीं व्यवस्था की गई हो? ऐसा कोई वो नहीं है, चूंकि पूर्वोत्तर में हमारा काफी समय बीता है, हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है वहाँ। अब जो अपनी जिंदगी का मेजर पार्ट हमने वहाँ बिताया था, तो हमारा वहाँ एक एस्टैब्लिशमेंट, हमारी वहाँ नेटवर्किंग, हमारा वहाँ एक लगाव काफी ज्यादा था है। तो इस कारण से बाकी सहूलियत की वजह नहीं है। सहूलियत वहाँ होती है जहाँ आप ग्राउंड पे जब ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ऑब्वियसली सहूलियत होती है। वहाँ हम इन्वॉल्व थे शुरू से, इसीलिए। और कोई वजह नहीं है कि यहाँ कोई परेशानी है, वहाँ नहीं है, वहाँ है, यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अशोक जी, आपको अपने पूरे जीवन में या फिर अभी आपको अपना जो व्यवसाय है उसमें कोई ऐसी कोई घटना है जो आपको काफी यादगार रहे और कभी भूल ना पाए? हाँ, जो शेयर करना चाहें आप हमारे साथ। ये 2001 की घटना है जी। हमारा कारोबार शुरुआती दौर में था और उस समय कारोबार के सिलसिले में हम गुवाहाटी एक शहर है वहाँ आए हुए थे। उसमें हमें एक बड़ा झटका लगा जब हमारी क्षमता थी, आप समझिए 2-4-10 लाख रुपए की पूरे परिवार की। उस समय हमारा एक सिंडिकेट था, ग्रुप था, जब हम काम कर रहे थे तो करोड़ों का काम था हमारा।
उस काम में मुझे बड़ी परेशानी आ गई थी। कुछ हमारी भी गलतियां थी, कुछ हमारे मित्रों की गलतियां थी, जिसको संभालने में मुझे 8-10 दिन तक एक गिलास पानी और केले पे रहना पड़ा था। 2001 की बात है, ये जनवरी की बात है। हमसे टहलते रहते थे कि इसका डिसीजन क्या होगा, क्योंकि जितने बड़ी चीज़ में हम इन्वॉल्व हो गए थे, हमें पता ही नहीं था कि हम अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर दे, तब भी उसको नहीं संभाल सकते थे। बट हाँ, मित्रों ने साथ दिया और हम उससे उभर गए 1-1.5 साल बाद। उसके बाद ईश्वर की दया से कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानी नहीं आई तब से। और आपसे अगर मैं ये पूछूं कि आपके जीवन में ऐसी कोई खुशी वाली घटना हो, ये तो आपकी परेशानी वाली आपने बताई, एक खुशी का एक समय होता है जो हमेशा यादगार बना रहता है, तो खुशी के लिए आप कुछ? सबसे बड़ी खुशी मुझे 2019 में मिली थी, जब मुझे ये पता चला कि अलायंस में प्रत्याशी बनाया गया। जी, इतने व्यस्त समय में लेकिन आप अपना उद्यम भी देखते हैं, अपना व्यवसाय देखते हैं, अपना इतना जो भी आपके सारे काम होते हैं, लेकिन आप फिर ऐसे में अपनी फैमिली को कैसे टाइम दे पाते हैं, मैनेज हो पाता है सारा सब कुछ? बिल्कुल, देखिए, जो आदमी कहता है कि हम बहुत व्यस्त हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये कारोबार, ये परिवार, ये भाई, ये भतीजा, मुझे लगता है कि 20% ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, 80% ऐसा लगता है कि जब आदमी अस्त व्यस्त होता है तब नहीं कर पाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने को अस्त व्यस्त ना करूँ, व्यस्त रखूँ, एंड आई एंजॉय बिजी काइंड ऑफ लाइफ। ये मेरा एक शौक है, मैं व्यस्त रहना चाहता हूँ। मैं कभी भी 8 दिन एक जगह नहीं रहता हूँ। अशोक जी, क्या अभी कोई आपकी ऐसी कोई इच्छा रह गई है, आपका ऐसा कोई काम रह गया जिसको अभी आप करना चाहते हैं अपने जीवन में कि हाँ अभी ये बाकी है, एक लक्ष्य और है? ओबियसली, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो अगर मन में कहीं एक इच्छा है जो छिपी हुई है, तो ये है कि क्या जो व्यक्ति राजनीति में आता है जनता की सेवा करने, मैं सिर्फ एक मौके की तलाश में हूँ, और फिर मैं देखना चाहता हूँ क्या हकीकत में इसमें लोग करना नहीं चाहते हैं जी आने के बाद, या असंभव है। ये एक इच्छा है मेरे अंदर, प्रबल इच्छा है। एक मौका मिलना चाहिए कि मैं जनता के काम आ सकूं, और अगर मुझे लगेगा कि प्रतिनिधित्व करने का कोई मतलब नहीं होता है, तो मैं एक बार के बाद दोबारा करने के प्रयास भी नहीं करूंगा। पहली बार में ही क्विट कर दूंगा मैं। बट आई वांट टू टेस्ट इट कि इसमें है क्या। लोग ऐसे दिखावापन में कहते हैं कि नहीं, इसमें आदमी कुछ कर नहीं पाता है, बड़ी परिस्थितियां, या वो करना ही नहीं चाहता, अपना पेट भरने लग जाता है। जी अशोक जी, आपसे एक आखिरी प्रश्न, आप हमारे दर्शकों को, विशेष करके हमारे जो युवा दर्शक हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो अपने परिश्रम के रास्ते पर चल रहे हैं? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, स्काई इज द लिमिट। अगर आप डिटरमिन्ड हो, फोकस्ड हो अपने सब्जेक्ट पे, अपनी मंजिल पे, तो यू कैन अचीव इट। कोई बाधा, कोई रोड आए, सरेंडर नहीं होना चाहिए। मैं उनको एक ही बात कहूंगा, एक ही मेरा मैसेज है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसा कोई काम नहीं है जो राजा साहब कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते। जी सर, आपने हमारे टॉक शो में भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आगे भी मुलाकात होती रहेगी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज हमारे साथ थे प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी अशोक त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हम अपने जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम जो लक्ष्य डिसाइड करते हैं हम उसको बहुत ही आसानी से अपने परिश्रम का, और थोड़ा सा किस्मत पे भी डिपेंड होता है, लेकिन हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई सारे सकारात्मक विचार उन्होंने हमारे सामने पेश किए। ऐसे है कई सारे गणमान्य लोगों से हम मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एमटी टॉक शो। मैं हूं साक्षी शर्मा, मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा। धन्यवाद।